स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। आज बात करेंगे और आपको बताएंगे इंडिया के सबसे बड़े और सबसे पहले डे लाइट एनकाउंटर के बारे में। वो एनकाउंटर जिसमें 1000 से ज़्यादा गोलियां चली, करीबन 3.5 घंटे तक वो ऑपरेशन चला था और 150 से ज़्यादा पुलिस वाले इसमें शामिल हुए। वही एनकाउंटर जिसके लिए सबसे पहले देश की ATS बनाई गई, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, और सबसे पहले बनी हुई उस ATS के ऊपर आरोप भी बहुत सारे लग गए, बहुत से एलिगेशंस लगे, इंक्वायरीज बैठी। आरोप कैसे कि ये एनकाउंटर जो है वो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के कहने पर किया गया है। ये भी आरोप लगा कि जब ये एनकाउंटर हुआ तो उस फ्लैट से जो 70 लाख रुपए मिले थे गैंगस्टर्स के, उसे ATS ने और मुंबई पुलिस ने गायब कर दिया। तो आखिर ये गैंगस्टर्स थे कौन? माया डोलस, दिलीप बुआ, अशोक नतकर्णी, अनिल पवार और राजू पुजारी, ये 5 गैंगस्टर्स जिन्हें उस समय डी कंपनी के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के टॉप 5 शार्प शूटर्स माना जाता था। इनका ये एनकाउंटर है और कैसे ये वहाँ तक पहुँचे और किस तरह से इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया, आज ये आपको बताएंगे। तो शुरुआत में चलते हैं और शुरुआत करते हैं 1980 से। 1980 से 1990 का जो दौर था, ये 10 साल में मुंबई ने अपनी सड़कों पे हर रोज़ ब्लडशेड देखा है। इस समय मुंबई गैंग वॉर्स देख रही थी, गैंग राइवलरीज देख रही थी, एनकाउंटर्स देख रही थी, और एनकाउंटर को ख़त्म करने वाले जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और एनकाउंटर एक्सपर्ट होते हैं, इनको बढ़ते हुए भी देख रही थी। तो यही वो दौर था जब पुराने जो गैंग्स थे, जो पुराने अंडरवर्ल्ड डॉन हुआ करते थे, जैसे माटुंगा से वर्दा भाई वरदराजन मुदालियर और डोंगरी से करीम लाला, तस्करी में बात की जाए तो हाजी मस्तान, इनका डाउनफॉल शुरू हो चुका था। यही वो दौर था जब नई उम्र के जो गैंगस्टर्स थे, जिन्हें आप आज अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, छोटा राजन, अरुण गवली, मनिया सुरवे, इनके नाम से जानते हैं, इन लोगों का राइज होने लगा था इन्हीं 10 सालों के बीच में। क्योंकि इनके जो क्राइम करने का तरीका था, जो ऑर्गेनाइज क्राइम इन्होंने बदली थी, ऑर्गेनाइज क्राइम की परिभाषा वो ऐसी थी कि उसमें ये एक्सटॉर्शन भी करते थे, ये प्रोटेक्शन मनी मांगते थे लोगों से, फिल्मों में दखल देते थे, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, क्योंकि उस समय मुंबई में बहुत अपने बूम पर थी, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा था, बिल्डर्स आ रहे थे, तो बिल्डर्स से एक्सटॉर्शन करते थे। इसी 10 साल में तमाम सारे गैंग्स मुंबई में आए और उन गैंग्स में एंट्री का जो क्रेज़ हुआ करता था वो इस तरह का था कि देश के अलग अलग राज्यों से बहुत से लड़के आके इन गैंग्स में शामिल हो जाते थे। कुछ लोगों को ये गैंग के जो लीडर थे वो हैंड पिक करते थे, और कुछ जो लड़के होते थे वो लगातार इन गैंग्स में आके शामिल हो जाते थे। इसी तरह से शुरुआत हुई माया डोलस, दिलीप बुआ की, जिन्हें कहा जाता है कि मुंबई अंडरवर्ल्ड के 80 से 90 के दशक के बेस्ट शार्प शूटर्स डी कंपनी के लिए। इनकी शुरुआत कैसे हुई ये आपको बताते हैं और किस तरह ये डी कंपनी में शामिल हुए। तो बात करते हैं माया डोलस की। माया डोलस मुंबई का ही रहने वाला, महेंद्रा डोलस इसका नाम था। इसकी माँ ने इसको नाम दिया था माया, और बताया जाता है माया डोलस के बारे में कि बहुत ही इस तरह का आदमी जो कम सोचने वाला, ज़्यादा करने वाला, शोबाजी बहुत ज़्यादा उसको अच्छी लगती थी, पसंद आती थी, रात को पब्स में जाना, डांस करना और पब्लिकली गोलियां चला देना। AK-47 इसने कई बार पब्लिक में फायर कर दी। तो इस तरह की थोड़ी शो ऑफ, और बताते हैं उसकी भाषा बहुत अभद्र थी, मतलब गालियां वो बहुत ज़्यादा देता था। तो इस तरह का एक आदमी 16 साल की, महज 15-16 साल की उम्र में अशोक जोशी का गैंग उसने ज्वाइन कर लिया। अशोक जोशी घाटकोपर कांजूर मार्ग का एक बहुत ही ड्रेडेड गैंगस्टर, अपना एक गैंग चलाता था। तो उसका गैंग जब इसने 15-16 साल की उम्र में ज्वाइन किया, वहाँ पे इसने बहुत सारे क्राइम्स किए। लेकिन दाऊद की नज़रों में ये कब आया और कब इसकी एंट्री डी कंपनी में हुई, वो दौर था 86 से 87 का। 1986 से 87 के बीच में ये अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली के लिए काम करने लगा था माया डोलस, और गवली के लिए काम करते करते इसने तमाम सारे क्राइम्स किए। उस समय गवली का एक राइवल गैंग हुआ करता था, अमर नायक। अमर नायक गैंग के बहुत से लोगों को माया डोलस ने मारा था, और नाक में एक तरह से दम करके रखा हुआ था अमर नायक गैंग की माया डोलस ने। उस बीच इसको एक बार पुलिस ने भी गिरफ्तार किया, तो इसने एक पुलिस वाले को चाकू मारा और ये वहाँ से भाग गया, उस पुलिस वाले की मौत हो गई थी। तो इस तरह का शातिर एक गैंगस्टर जो पुलिस वाले को भी मार के भागा हुआ था। अब हुआ ये कि जब अरुण गवली और अमर नायक की सुलह हुई, जब कॉम्प्रोमाइज़ हुआ इन दोनों का, तो डील ये रखी गई अमर नायक द्वारा कि माया डोलस उसे चाहिए था, और गवली ने इस पे हामी भी भर दी। गवली ने कहा बिल्कुल
आज से हम एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाएंगे, लेकिन और माया डोलस हम तुम्हें देते हैं। अब ये जब चीज़ हुई और ये माया डोलस को पता चली, तो वो समय था 87 का, 1987 में, जब ये अरुण गौली का गैंग छोड़ के डी कंपनी में शामिल हुआ। अब यहाँ से डी कंपनी में माया डोलस की एंट्री हो गई। इस बीच दिलीप बुआ कहाँ था? दिलीप बुआ घाटकोपर के कांजूर मार्ग का रहने वाला एक बहुत ही ब्रूटल और बहुत ही शातिर शार्प शूटर जिसे कहते हैं, उसके बारे में बताया जाता है कि वो उस क्राइम की दुनिया में इस तरह से बढ़ा था कि चेंबूर में एक बस स्टॉप पर उसने 2 लड़कियों को सिर्फ इसलिए गोली मार दी थी क्योंकि वो उसके ऊपर हंस रही थी। ऐसा उसे लगा कि वो उसके ऊपर हंस रही हैं, उसने उन दोनों को गोली मार दी। तो इस तरह का एक बहुत ही खूंखार शार्प शूटर दिलीप बुआ, बढ़ते बढ़ते क्राइम की दुनिया में इसने 86 में 86 और 87 में इसने रमा नायक का गैंग ज्वाइन किया। रमा नायक की नज़र इस पे पड़ी और उसने इसे अपना बॉडीगार्ड बना लिया। लेकिन रमा नायक की आप किस्मत देखिए कैसी कि उसे मारा भी तो उसके बॉडीगार्ड नहीं। जी हाँ, दिलीप बुआ को जब ये बात पता चली कि दिलीप बुआ को बॉडीगार्ड बना लिया है रमा नायक ने, तो दाऊद इब्राहिम ने छोटा राजन को एक काम दिया कि दिलीप बुआ से संपर्क किया जाए और उसे बोला जाए रमा नायक को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि रमा नायक सेंट्रल मुंबई का एक डॉन था, अपना खुद का एक बहुत बड़ा गैंग चलाता था और सबसे बड़ी बात कि वो दाऊद से हट के काम करता था, वो दाऊद के साथ डी कंपनी के साथ काम नहीं करता था। तो जब ये ख़त्म करना चाहा इन लोगों ने, डी कंपनी ने रमा नायक को, और ये प्लान बनाया, तो उस समय पे छोटा राजन ने 2 ऑफ़र दिए थे दिलीप बुआ को। एक पहला कि बहुत सारा पैसा मिलेगा और दूसरा डी कंपनी में डायरेक्ट एंट्री मिलेगी अगर तुम रमा नायक को मारते हो। दिलीप बुआ ने ऑफ़र एक्सेप्ट किया और चेंबूर में ही उसने रमा नायक को गोली मार दी थी और बहुत नज़दीक से उसने गोली मारी थी। रमा नायक की उसी दिन मौत हुई और उसका गैंग भी ख़त्म हुआ। दिलीप बुआ की यहाँ से डी कंपनी में एंट्री होती है और साल था 1988 जब दिलीप बुआ और माया डोलस डी कंपनी में मिले। ये एक दूसरे से डी कंपनी में मिलते हैं, इसके बाद बहुत सारी इनकी जोड़ी क्राइम करती है वहाँ पे डी कंपनी के दाऊद इब्राहिम के लिए। अब होता ये है कि ये दौर आ चुका था जब 1988 में दाऊद इब्राहिम के बराबर कोई भी इस तरह का बड़ा गैंग नहीं था, ना बड़ा गैंगस्टर था जो उसकी बराबरी पे गैंग मुंबई में चला रहा हो, सिवाय एक गैंग के, अशोक जोशी गैंग। अशोक जोशी गैंग वही जिसके लिए माया डोलस भी पहले काम कर चुका था, दिलीप बुआ भी काम कर चुका था। तो ये जो गैंग था इसे ख़त्म करना था। इसका काम दिया गया दाऊद इब्राहिम के द्वारा माया डोलस और दिलीप बुआ को। इन्हें प्रॉपर लोकेशन बताई गई कहाँ पे ये गैंग का बेस है, कहाँ पे ये लोग मिलेंगे, कितने लोग होंगे। और वो एक फ़िश मार्केट का एरिया था, वो ऐसी जगह थी जहाँ पे बहुत सकरी और तंग गलियाँ थी। वहाँ ये लोग पहुँचे, शूट आउट हुआ, प्रॉपर गैंग वॉर हुआ, 5 लोग उसमें मरे भी अशोक जोशी गैंग के, लेकिन अशोक जोशी वहाँ से भाग गया। ये मिशन दाऊद के लिए अब फेल हो चुका था क्योंकि जो उसका टारगेट था वो उसे मार नहीं पाया था। खैर उसके बाद दाऊद को आगे मौका मिला अशोक जोशी को मारने के लिए जब उसी के ड्राइवर श्याम सुंदर नायर ने अशोक जोशी की टिप दी थी डी कंपनी के एक एड को मुंबई में, अनिल परब। तो उसकी टिप के बाद में पनवेल में घेराबंदी करके गैंग वॉर हुआ था और दाऊद इब्राहिम गैंग ने अशोक जोशी गैंग को मारा था और ये काम दिया गया था छोटा राजन को। तो खैर ये उस समय इन लोगों ने अशोक जोशी को ख़त्म कर दिया था और फिर 1988 में एक भी गैंग ऐसा नहीं बचा था जो दाऊद इब्राहिम के डी कंपनी के टक्कर का गैंग हो। ये वो दौर था जब दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन दुबई जाके रहने लगे थे। 1988 से 1990 ये 2 साल जो थे इसमें ज़्यादातर समय दाऊद और राजन दुबई में रहे और मुंबई का जो काम था वो दोनों ने माया डोलस और दिलीप बुआ को दे दिया था। इन 2 सालों में तमाम सारे एक्सटॉर्शंस, तमाम सारे किलिंग्स, मर्डर्स माया डोलस गैंग ने किए और ये वो टाइम था जब मुंबई के अंधेरी, खार और बैंड्रा, ये जो 3 जगह थी जहाँ पे गैंग्स बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, वहाँ का सबसे बड़ा गैंग बन चुका था माया डोलस गैंग। अब साल आ चुका था 1990। 1990 में मुंबई में पोस्टिंग होती है ACP, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, AA खान, मुंबई नॉर्थ। तो मुंबई नॉर्थ के ACP बनते हैं AA खान, आफ्ताब अहमद खान। और आफ्ताब अहमद खान ने जब ये देखा कि मुंबई की सड़कों पे रोज़ ही ब्लड शेड हो रहा है, तो उन्होंने 1990 में ही देश में पहली बार ATS फॉर्म की,
देश में पहली बार एटीएस बनी, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। तो एटीएस का जो आइडिया था वो ए खान को आया था लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट की एक टीम होती है, स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स टीम, उसको देखने के बाद। और उसके बाद मुंबई में एटीएस बनी और एटीएस ने बहुत सारे एनकाउंटर्स किए। अब ये जब 2 सालों में माया डोलस और दिलीप बुआ यहाँ एक्टिवली बहुत सारे क्राइम कर रहे थे मुंबई के अंदर, तो उस समय पे दाऊद इब्राहिम और माया डोलस की जो रिश्ते थे वो ख़राब होने लगे थे, क्योंकि माया डोलस अब दाऊद की सुनता नहीं था, उसके ऑर्डर्स पे काम नहीं करता था। और हुआ ये था कि बांद्रा के एक बिल्डर थे, एक पंजाबी बिल्डर थे बांद्रा के, उन्हें माया डोलस गैंग लगातार कॉल्स कर रहा था एक्सटॉर्शन के लिए। वो इतना परेशान हो चुके थे कि कभी उन्हें दिलीप बुआ की तरफ से कॉल आता था, कभी माया डोलस की तरफ से, राजू पुजारी की तरफ से। तो उन्होंने पुलिस के पास जाके ये चीज़ बताई कि उनको ये लगातार कॉल आ रहे हैं, लेकिन पुलिस से जब उतना कुछ हुआ नहीं तो उन्होंने अपने इंटरनल लिंक्स से, सोर्सेज से ये कांटेक्ट किया दाऊद इब्राहिम के साथ। दाऊद से जब उनका कांटेक्ट हुआ तो वहाँ से दाऊद को उन्होंने बताया कि इस तरह से मेरे पास कॉल आ रहे हैं, आपको मैं पैसा दे सकता हूँ और इनसे ये जो मुंबई में आपके लोग हैं इनसे कह दीजिए कि मुझे कॉल ना करें। दाऊद ने जब ये डील एक्सेप्ट की और माया डोलस को कॉल करके मना किया ये जो बिल्डर थे उनको कॉल करने से, तो डोलस को ये बात बुरी लग गई। हुआ ये कि उसका कहना था कि ये 2-3 महीने की एक मेहनत होती है लड़कों की, जो गैंग के मेंबर्स हैं, ये लोग लगातार 2 से 3 महीने तक किसी एक टारगेट को फ़ोन किया करते थे और उसके बाद में उससे एक्सटॉर्शन होता था। तो उसका कहना था कि ये मेहनत बेकार हो गई। इसके पहले भी कई 4-5 ज्वेलरी के व्यापारी थे, उनके साथ भी दाऊद इब्राहिम ने ऐसे किया था कि मना कर दिया था एंड टाइम पे एक्सटॉर्शन करने से। तो तब से माया डोलस और दाऊद के बीच में दूरियां आई और इन्होंने डिसाइड किया, ये जो गैंग था पूरा माया डोलस का, कि अब हम अपना एक नया गैंग, अपना अलग गैंग चालू करेंगे और डी कंपनी से हट के काम करेंगे। अब वो दौर ये था कि 1990-91 में अगर मुंबई में गैंग चलाना है दाऊद से हट के तो आपको प्रोटेक्शन भी चाहिए। प्रोटेक्शन किसका चाहिए? पुलिस का। तो इन लोगों ने, क्योंकि ये बहुत से बिल्डर्स को जानते थे उस समय, और लोखंड वाला जो मुंबई का एरिया है वहाँ पे बहुत सा कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो तब इन लोगों ने, इस पूरे गैंग ने वहाँ पे अपना बेस बनाया। वहाँ के एक डीएन नगर पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे पुलिस वालों से साठगांठ की और ये बात हुई कि अब ये लोग यहाँ पे रह सकते हैं, ये अपना एक बेस बना के यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। तो तब इन लोगों ने लोखंड वाला की स्वाति बिल्डिंग में, अंधेरी में लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स में स्वाति बिल्डिंग है, वहाँ पे एक फ्लैट लिया और वहाँ से डायरेक्टली ओपनली अब टारगेट करने लगे दाऊद के लोगों को और दाऊद के जो बिल्डर्स थे, जो लोग थे उसके मुंबई में, उनको। उस टाइम पर क्योंकि अब ये लगातार जब टारगेट कर रहे थे लोगों को, तो एटीएस भी अपने वर्किंग को तेज़ कर रहा था, उसने ट्रैक करना शुरू कर दिया था। उस समय ट्रैक करना इन लोगों को बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि ये लोग दिन में, रात में, दोपहर में, सुबह, हर जगह हर टाइम कहीं और होते थे। इनकी लोकेशन उस समय ट्रैक हो नहीं पाती थी, क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, कॉलर आईडीज़ नहीं पता होती थी। तो ट्रैक करने के लिए एटीएस ने और मुंबई पुलिस ने एक सिस्टम बिठाया था जो आमतौर पर लोगों को नहीं पता होता, और ये उस समय आम पब्लिक को पता भी नहीं था। सिस्टम ये था कि जिस एरिया से ज़्यादा एक्सटॉर्शन के कॉल्स आ रहे होते थे, उस एरिया के टेलीफोन एक्सचेंज पर जाके पुलिस वाले बैठते थे और पैरेलल लाइन से जो कॉल्स होती थी उनको सुनते थे। सुनने के बाद नोट्स बनाते थे और पहचानते थे कि ये किसकी आवाज़ है। तो इस तरीके से उस समय पुलिस कॉल सुनती थी इन गैंगस्टर्स के, लेकिन तब भी पता ये नहीं चल पाता था कि ये एड्रेस कहाँ है, ये कॉल कहाँ से आ रहा है, क्योंकि कॉलर आईडी नहीं थी। इसका एक दूसरा सिस्टम था और ये सिस्टम सिर्फ पुलिस वालों और टेलीफोन एक्सचेंज के लोगों को पता रहता था। तो इसमें क्या होता था कि जब किसी के पास किसी गैंगस्टर का कॉल आ रहा है तो कॉल कटने के बाद में जो टेलीफोन बंद करने की नॉब होती है उसको 2 बार जल्दी जल्दी दबाया जाता था। उसको दबाने से टेलीफोन एक्सचेंज के पास में वो नंबर आ जाता था कि कहाँ से ये कॉल आया हुआ है। फिर उस नंबर से एड्रेस को ट्रेस करके पता लगाया जाता था कि कहाँ से कौन है, कौन कॉल कर रहा है। तो इस तरह से पुलिस और एटीएस लगातार इन लोगों को ट्रैक कर रही थी। ये लोग उसके निशाने पर थे, क्योंकि ये एक्टिवली बहुत ज़्यादा एक्सटॉर्शन और किलिंग्स कर रहे थे मुंबई में उस समय। तो माया डोलस गैंग का एक एड्रेस मिला स्वाति बिल्डिंग का, मुंबई के अंधेरी में लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स की स्वाति बिल्डिंग के एक फ्लैट का एड्रेस मिला 2nd फ्लोर पे। जब वहाँ पे पुलिस पहुँची तो वो एड्रेस बंद, जो फ्लैट था वो बंद था।
आसपास के लोगों से पूछा गया कि क्या इसमें कोई रहता है, तो बताया कि नहीं, इसमें कोई नहीं रहता, यहाँ से कभी कोई टेलीफोन की भी घंटी की आवाज़ नहीं आती है, कुछ नहीं है। जब पुलिस ने देखा और छानबीन की तो पता चला कि वहाँ से एक टेलीफोन लाइन निकल के सेम बिल्डिंग के नीचे वाले एक ग्राउंड फ्लोर के एक फ्लैट में जाके कनेक्ट हो रही है। तो अब ये यहाँ पुलिस को पता चल चुका था कि ये नीचे वाले इस फ्लैट में रह रहे हैं, ये जो गैंगस्टर्स हैं। अब शुरुआत हुई सर्विलांस की और ट्रैक किया गया, तो ये पता चला कि 16 नवंबर 1991 को 7 लोग यहाँ इस फ्लैट में आने वाले हैं और ये इसी गैंग के लोग हैं। अब जब इतनी चीज़ें हो चुकी थी कि यहाँ तक कार्रवाई पहुँच गई, पुलिस को ये पता चल गया एटीएस को कि ये लोग यहाँ पे आने वाले हैं 16 नवंबर 1991। अब इस ऑपरेशन की प्लानिंग होती है। प्लानिंग बड़ी दिलचस्प, और प्लानिंग के मास्टरमाइंड एटीएस के सीनियर इंस्पेक्टर मोहम्मद कवी, एमए कवी। हुआ ये कि मुंबई में सेंटा क्रूज ईस्ट में एक बीएम देसाई हॉस्पिटल है, उसके सामने एक जिम खाना है, वहाँ पे इसकी पूरी प्लानिंग की गई। तो जिम खाना इसलिए चुना गया था इस मीटिंग के लिए क्योंकि वहाँ पे एक तो लोग कम आते हैं, लिमिटेड लोग आते हैं, एंट्री बैन होती है बाहर के लोगों की। और मुश्किल यहाँ पे ये आई कवि को, जो इंस्पेक्टर कवि थे, कि वहाँ पे उनके पास मेंबरशिप उस जिम खाने की नहीं थी। तो वहाँ पे उन्होंने अपने एक सोर्स से, अपने उनका एक पहचान का एक वहाँ बंदा था जो काम करता था, उससे उन्होंने बात की और उसे बताया कि भाई एक मीटिंग के लिए आना है। और रात का समय डिसाइड हुआ कि 10:30 बजे करीब वहाँ पे मीटिंग के लिए आना है। तो अब ये लोग वहाँ पे 10:30 बजे करीबन पहुँचे और 1 घंटे तक नॉर्मली बैठ के बातचीत होती रही, खाना पीना हुआ। 11:30 बजे से मेन बातचीत शुरू हुई। कवि के साथ में, इंस्पेक्टर कवि के साथ में 3 लोग और आए थे। उसमें से एक ऐसा इंसान था जो शुरुआत में थोड़ा सा डरा हुआ लग रहा था और बताया जाता है कि वो, उसकी भाषा से सिंधी लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसको स्वाति बिल्डिंग का बहुत ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि जब ये बातचीत मेन शुरू हुई 11:30 के बाद, तो उसने बहुत दफ़ा बातचीत में स्वाति बिल्डिंग का नाम लिया, बहुत दफ़ा वो मैप बताता रहा, माया डोलस का नाम लिया, इनके हुलिया बताता रहा, जो इन लोगों का हुलिया था। तो ये सब चीज़ें उसको मालूम थी। 2:30 बजे तक ये पूरी प्लानिंग इन लोगों की चली है। सुबह 6 बजे ये लोग वहाँ से निकले हैं और उसके बाद में लोकेशन पे पहुँचे हैं 16 नवंबर 1991। इस आदमी के बारे में ये बताया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि ये उल्लासनगर मुंबई का एक गैंगस्टर गोपाल रजवानी था। गोपाल रजवानी वही आदमी जिसका वो फ्लैट था जिसमें ये माया डोलस और इनका गैंग रह रहा था। तो ये फ्लैट उसी का था, उसी ने ये टिप दी मुंबई पुलिस को, ऐसा बताया जाता है। और पूरा प्लानिंग उसको बिठा के वहाँ पे कराई मोहम्मद कवी ने, सीनियर इंस्पेक्टर एटीएस के। तो ये बताते हैं कि इसने पूरा टिप दिया था और इसके बाद ही ये पूरा प्लान हुआ है। तो अब मेन दिन आता है 16 नवंबर 1991। 12:30 बजे एटीएस की टीम वहाँ पे पहुँचती है। 10 इंस्पेक्टर, एटीएस के सीनियर इंस्पेक्टर वहाँ पे पहुँचे। मोहम्मद कवी उन्हें लीड कर रहे थे और 1:30 बजे तक इन्होंने पूरी बिल्डिंग को सीज़ कर दिया। तो डिसाइड ये हुआ था कि ये लोग, मोहम्मद कवी लीड करेंगे, इनके साथ में सब इंस्पेक्टर घराल होंगे और एक कांस्टेबल होगा अंबादास। तो ये लोग वहाँ जाएंगे, डोर नॉक करेंगे और उसके बाद में गैंगस्टर्स को सरेंडर करने के लिए कहेंगे। अब यहाँ पे ये भी था कि बुलेट प्रूफ जैकेट इनके पास में, जो सब इंस्पेक्टर घराल थे उनके पास नहीं थी, तो उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी हुई थी। और हुआ ये कि जब ये उस डोर पे पहुँचे, इन्होंने नॉक किया है, सामने से गोलियों का एक बर्स्ट आया। बहुत ही ख़तरनाक वहाँ से गोलियाँ सामने से चली हैं। एक गोली इंस्पेक्टर कवी के एल्बो में लगी और एक उनकी जैकेट में अटक गई। उन्होंने पहन रखी थी बुलेट प्रूफ जैकेट। और जो घराल थे उनकी किस्मत देखी कितनी अच्छी थी कि जैकेट नहीं पहने थे वो, लेकिन उनके कंधे से गोली लग के आर पार निकल गई, उनको कहीं और नहीं लगी, उनके चेस्ट में या फेस पे कहीं नहीं लगी, तो उनके कंधे पे गोली लगी। ये फायरिंग सामने से दिलीप बुआ कर रहा था। AK-47 उसके हाथ में थी, उसने गोलियों का बर्स्ट दिया था जो एम कवी के एल्बो में लगी, एक गोली उनकी जैकेट में लगी और घराल को
बहुत बुरी तरह इंजर्ड कर दिया था सब इंस्पेक्टर घराल को उस फायरिंग ने। तो जैसे ही गोलियों का ये बर्स्ट आया, ये दिलीप बुआ जो गोलियां चला रहा था सामने से, तो ये लोग जो पुलिस वाले थे वो नीचे भागे उस बिल्डिंग में एग्ज़िट की तरफ, और ये जो गैंगस्टर्स थे ये ऊपर 3rd फ्लोर की तरफ निकल गए। इन लोगों के पास, जो गैंगस्टर थे, इनके पास सेमी ऑटोमेटिक गन्स थी, और जो पुलिस वाले थे उनके पास 9mm पिस्टल और कार्बाइन ये इनके पास में थी। और माया डोलस के पास बताया जाता है कि इजरायली यूजी एक रिवॉल्वर होती है, तो वो उसके पास में थी। तो ये इस तरह से जब गोलियां चलना शुरू हुई और ये लोग नीचे आए तो लगातार दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो चुकी थी। करीबन 2 बजे वहाँ पे ATS के चीफ आफ्ताब अहमद खान पहुँचे स्पेशल रिज़र्व पुलिस के साथ में। इस ऑपरेशन में ये ऐसा एक पहला ऑपरेशन होगा जिसमें कमिश्नर को जाके कंट्रोल रूम में बैठना पड़ा। मुंबई के कमिश्नर थे उस समय कृष्ण मूर्ति, और उन्हें जाके कंट्रोल रूम में जाके बैठना पड़ा। वहाँ पे वो सुन रहे थे लगातार वायरलेस से, और वो बात करना चाहते थे AA खान से कि उनका कहना था कि ये एनकाउंटर रोक दिया जाए और पकड़ के इन्हें लाया जाए, इन्हें मारा ना जाए, ये जो गैंगस्टर्स थे। तो वायरलेस, क्योंकि वहाँ से रिप्लाई नहीं आ रहा था AA खान का, वो अपने एनकाउंटर में बिजी थे, तो कमिश्नर कृष्ण मूर्ति ने उस समय क्राइम ब्रांच के ACP हुआ करते थे गोपसे, उनको वहाँ लोकेशन पे भेजा था जो शूट आउट की लोकेशन थी। तो वहाँ पे जब गोपसे गए, इन्होंने बोला AA खान को कि ये एनकाउंटर रोक दिया जाए, मारना नहीं है और सिर्फ पकड़ के लाना है। तो तब इन लोगों की वहाँ पे कहा सुनी हुई, और AA खान का कहना था कि ये क्राइम ब्रांच का ऑपरेशन नहीं है, ये ATS का ऑपरेशन है, मैं लीड कर रहा हूँ, मुझे लीड करने दो और मुझे आपके ऑर्डर्स की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से इस ऑपरेशन को लगातार उसका 2nd राउंड शुरू किया गया। 2nd राउंड शुरू होने के साथ में दिलीप बुआ के पैर में गोली लग चुकी थी। ये करीबन 4 बज चुके थे इस समय तक। 3 गैंगस्टर्स को ये लोग मार चुके थे। दिलीप बुआ के पैर में गोली लगी, लेकिन उसके बाद भी वो लगातार फायरिंग करे जा रहा था। उसकी तरफ से फायरिंग हो रही थी और माया डोलस लगातार गालियां दे रहा था ऊपर से, क्योंकि उसने देख लिया था उस समय तक कि AA खान नीचे खड़े हुए हैं और ये पूरा ऑपरेशन ये लोग इन्हें मारने के ही इरादे से आए हैं। तो ये लगातार वहाँ से ऊपर से गालियाँ दे रहा था कि अगर हिम्मत है तो ऊपर आके दिखाओ, इस तरह से। खैर 4 बजे के अराउंड दिलीप बुआ की तरफ से फायरिंग बंद हो गई। उसके पैर में गोली लग चुकी थी और उसके बाद में उसको भी गोली लगी, और उसकी तरफ से 4 बजे तक फायरिंग बंद हो चुकी थी। अब जब ये माया डोलस ने देखा कि उसके बाकी गैंगस्टर्स, जो उसके बाकी गैंग के मेंबर हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं और कहीं से अब बचने की उम्मीद नहीं है, तो ये बताया जाता है कि ये वहाँ से ऊपर से नीचे भागता हुआ अपने हाथ ऊपर करके आया और चिल्ला के इसने बोला था कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, मैं किसी को, मेरे पास कोई हथियार नहीं है। ये जब तक इतना बोलता, वहाँ पे 150 पुलिस वाले मौजूद थे। इसके इतना बोलने तक ही इसके ऊपर 100 राउंड से भी ज़्यादा फायरिंग हो चुकी थी। जब इसकी बॉडी रिकवर हुई और उसका पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला था कि करीबन 100 गोलियां लगी थी माया डोलस को। इस तरह 5:15 बजे तक आखिरी गोली चली है इस ऑपरेशन की, और ये ऑपरेशन 3.5 घंटे का ख़त्म हुआ। दिलीप बुआ की बॉडी मिली 3rd फ्लोर से, अशोक नतकर्णी, राजू पुजारी की 2nd फ्लोर पे मिली, और माया डोलस की नीचे। इस एनकाउंटर में एक चीज़ आपको बताएं कि जब बॉडीज़ रिकवर हुई तो 7 लाशें थी। अब गैंगस्टर्स 5, लाशें 7 कैसे? तो 2 लोग वहाँ पे इनके फ्लैट में मौजूद थे और ये 2 सिविलियंस थे जिनकी इसमें डेथ हुई है। एक था पुणे के यरवाड़ा जेल का एक वार्डन, जो वहाँ पे मौजूद इसलिए था क्योंकि वो दाऊद इब्राहिम के लिए, जो उसके मेंबर्स जेल में बंद हैं पुणे के यरवाड़ा जेल में, उनको सहूलियत की चीज़ें मुहैया कराता था। चीज़ें लाना ले जाना, किस अफसर को क्या रिश्वत देनी है, ये सब। तो ये उस इरादे से वहाँ पे माया डोलस गैंग के साथ में वहाँ पे आया हुआ था उस दिन। और दूसरा था एक खूबचंदानी नाम का, इसका नाम था अनिल खूबचंदानी। तो ये एक मुखबिर था माया डोलस गैंग का, जो बिल्डर्स की इन्फॉर्मेशन लाके इनको देता था कि कौन सा नया बिल्डर आया है, किसके पास कहाँ से क्या पैसा आ रहा है। तो ये 2 लोग भी इस एनकाउंटर में इन 5 गैंगस्टर्स के साथ में मरे थे, और
2 सिविलियंस की यहाँ पे डेथ हुई थी। तो अब ये एनकाउंटर ख़त्म हुआ, एटीएस के ऊपर तमाम सारे इसमें एलिगेशंस लगे, इंक्वायरी बैठी। पहला ये कि ये एनकाउंटर डे लाइट, क्योंकि इतनी रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में ये एनकाउंटर करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी थी। फिर एक इंक्वायरी बैठी कि 450 राउंड पुलिस की तरफ से फायर हुए थे, इतने राउंड क्यों फायर किए गए। उसके बाद ये आरोप भी लगे कि एनकाउंटर दाऊद इब्राहिम के कहने पर किया गया था, क्योंकि ये उसी के आदमी थे, वो इनसे परेशान हो चुका था, उसने टिप दी मुंबई पुलिस को और इनको मारा गया। और एक जो आपको बताया कि 70 लाख रुपए जो वहाँ से मिले थे वो कहाँ गए। तो इस तरह की 4 इंक्वायरीज़ बैठी और चारों इंक्वायरी में बाद में एटीएस ए खान दोनों क्लियर हुए। इस पूरे एनकाउंटर ने एटीएस चीफ ए खान को स्टार बना दिया था, लेकिन उनकी जो करियर था, जो उनका करियर और रेपुटेशन थी, वो भी दाव पर लग चुकी थी। तमाम सारे एलिगेशंस लग चुके थे। उसके बाद ये भी हुआ कि बाबरी मस्जिद जब गिराई गई थी, तो डेमोलिशन जब बाबरी मस्जिद का हुआ था, उस समय जो मुंबई में राइट्स हो रहे थे, उसमें एसीपी खान ने हिंदू और मुस्लिम जो जगह थी वहाँ पे डिफरेंस रखा। रूल्स एंड रेगुलेशन में बहुत ही कड़े कानून बनाए थे हिंदू एरियाज़ के लिए, मुस्लिम एरियाज़ के लिए थोड़े नरम लॉ थे उनके। तो इस तरह की चीज़ें भी सामने, कम्युनल डिफरेंस करने का उन पे आरोप लगा। उसके बाद में करप्शन के कुछ चार्जेस लगे। तो इस तरह के चार्जेस के चलते डीआईजी पे प्रमोट होना था उन्हें, वो नहीं किया गया। और ए खान ने अपनी नौकरी के जो उनका रिटायरमेंट था उससे 6 साल पहले ही रेजिग्नेशन दे दिया, और रिज़ाइन करने के बाद वो बाद में पॉलिटिकल पार्टी में भी शामिल हुए। तो इस तरह की चीज़ उनके साथ में ये रही कि वो डीआईजी भी नहीं बन पाए, उन्हें 6 साल पहले रिटायर होना पड़ा। तो ये एनकाउंटर हुआ, इस गैंग का खात्मा हुआ, और इंडिया का सबसे पहला डे लाइट एनकाउंटर इतना बड़ा। लेकिन सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो गया था कि ये आखिर लोग थे किसके, क्योंकि माया डोलस और दिलीप बुआ ये दाऊद के आदमी थे, दाऊद के कहने पर इन्हें मारा गया है, या क्या सिचुएशन है। तो इसमें क्योंकि जिस तरह की चीज़ें सामने निकल के आई हैं, न्यूज़ ट्रैक जो इस पूरे एनकाउंटर का लाइव कवरेज कर रहा था, जिसको सिर्फ अकेले परमिशन थी इसका मीडिया कवरेज करने का, तो न्यूज़ ट्रैक की वीडियो में उस समय एटीएस के चीफ ए खान का कहना था कि ये दाऊद के आदमी थे, जिनको एक इन्फॉर्मर के इन्फॉर्मेशन के आधार पर उन्होंने मारा है। उसके बाद में ए खान का एक और वीडियो निकला इस मूवी के आने के बाद, शूट आउट एट लोखंड वाला, जब ये एक मूवी आई थी इस एनकाउंटर के ऊपर, तब उन्होंने कहा ये पूछने पर कि क्या उस समय किसी गैंगस्टर के कॉल आ रहे थे आपके पास दुबई से या कहीं से, तो तब उनका कहना था कि छोटा राजन के कॉल आ रहे थे, और वो ये पूछ रहा था कि क्या दिलीप बुआ कैसा है, उसको बचा लो, उसको लगी तो नहीं। उसको ये लग रहा था छोटा राजन को कि वो जिस फ्लैट में फ़ोन कर रहा है वहाँ पे ये गैंग के लोग फ़ोन उठा रहे होंगे, लेकिन वहाँ पे मुंबई पुलिस वो फ़ोन उठा रही थी। तो तब ये ए खान बताते हैं कि उस समय दिलीप बुआ के बारे में पूछने के लिए छोटा राजन कॉल कर रहा था। उसके बाद में छोटा राजन ने भी एक बयान दिया कि उसके आदमियों को मारने के लिए दाऊद ने मुंबई पुलिस को काम दिया था ये। तो ये समझ नहीं आ पाया कि ये आखिर आदमी किसके थे, छोटा राजन के आदमी थे और या दाऊद के थे, और दाऊद इब्राहिम छोटा राजन उस टाइम तक अलग हो चुके थे या नहीं। क्योंकि छोटा राजन ये बताता है कि 93 बॉम्ब ब्लास्ट जब मुंबई में हुआ, देश का सबसे बड़ा आतंकी हमला, तो उसमें जब दाऊद का नाम आया तो उसके बाद वो दाऊद से अलग हो गया था। लेकिन उसके इस दावे के बाद ये समझ आता है कि ये लोग 91 से ही दाऊद और छोटा राजन अलग हो चुके थे। तो खैर, पुलिस पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस ये पहले भी चल रहा था, जिसमें क्रिमिनल जो हैं वो अपोनेंट्स को गन डाउन करने के लिए पुलिस की मदद लेते हैं, और पुलिस मुखबिर बना के, जो इन्फॉर्मर्स होते हैं वो बना के क्रिमिनल्स को सपोर्ट करती है दूसरे क्रिमिनल्स को मारने के लिए। इस तरह का ये जो पूरा नेक्सस है, ये पहले भी चला और अभी भी चला आ रहा है, और शायद आगे भी चलता रहेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ही इन डेप्थ रिसर्च करके तमाम सारे आर्टिकल्स और वीडियोस को देखकर ये वीडियो बनाया गया है। ऐसे और भी टॉपिक्स जो आप चाहते हैं कि उनको कवर किया जाए तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी हम तो आपके लिए और भी टॉपिक्स इस तरह के लेके आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वरुण जौहरी, आप देख रहे थे स्टडी IQ। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।